अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का मेमोरी मंत्र। आखिर ये मेमोरी मंत्र क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने के लिए जा रहे हैं, आखिर मैंने इसका नाम मेमोरी मंत्र क्यों दिया है, हम लोग सबसे पहले उसके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा करने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट लगेगा। इन 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी। दूसरा बताने वाला हूँ कि इन वीडियोस को सुनने का क्या तरीका होगा। तीसरा कि मैंने इसका नाम मेमोरी मंत्र क्यों दिया है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और अगर मैंने इसका नाम मेमोरी मंत्र दिया है तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको याद करवा के दूंगा। जो भी चैप्टर मैं शुरू करूंगा उस चैप्टर के अंत तक आपको उस चैप्टर की एक एक बातें याद रहेगी। ऐसा मेरा प्रॉमिस है, ऐसा मेरा वादा है और गारंटी भी है। अब ऐसा मैं गारंटी कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मैं यहां पर कुछ विशेष मेमोरी टेक्निक का प्रयोग करने वाला हूं। इसके अलावा मैं एक बात और कि बार बार चीजों को आपको रिवाइज करवाऊंगा। जब मैं आपको रिवाइज करवाते रहूंगा तब आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं आपको इतनी बार रिवाइज करवा के दूंगा जितनी बार आप खुद से रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अंत में आपको सारी चीजें अल्टीमेटली याद हो जाएंगी। लेकिन मेरा शर्त यह है कि जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं या दूंगा, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको फॉलो करना है। तो मेमोरी मंत्र आपको पूरा इसका रिवाइज याद करवा के देगा। पूरा इसका आपको ना केवल समझाऊंगा मैं यहाँ पर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी आपकी, उसके साथ साथ सारी चीजें आपको याद भी हो जाएगी। लेकिन मेरे एक इंस्ट्रक्शन का प्रयोग आपको करना है जिसका नाम मैंने दिया है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी। ये वाला इंस्ट्रक्शन अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी है कि इसका में आपका 70+ आएगा। प्लीज ये फ्लैश मेमोरी का जो इंस्ट्रक्शन मैं देने वाला हूं उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में। फिलहाल हम लोग इसका सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो इसका सब्जेक्ट आपका है ये 100 मार्क्स के ग्रुप 2 का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, SFM और उसके बाद जो आपका कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ होता है, ठीक है, ऑडिटिंग होता है, या फिर आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंस आपको इसका को भी देना है। इसका को इग्नोर करके नहीं चलना है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ध्यान रहे। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें केवल 8 चैप्टर्स हैं। केवल 8 चैप्टर्स आपको 100 मार्क्स के लिए, केवल 8 चैप्टर्स हैं। इस 8 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा एक एक चैप्टर के बारे में आपको, लेकिन ध्यान रहे कि 8 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ये वर्ड चैप्टर के नाम में ही यूज किया गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर या फिर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, समझना है और एग्जाम में लिखना है। यानी कि अभी से आप क्या हो गए, अभी से आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो गए, या फिर कहीं कहीं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, आपको जैसा कि पता है कि किसी भी बिजनेस का सबसे क्रिटिकल रिसोर्सेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन को लाने से लेकर प्रोसेस करके मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट करने से लेकर उसका कैसे यूज करना है, उन सारी चीजों का एक सिस्टम होता है, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। ये लेमैन की भाषा में मैंने आपको बताई। बाकी धीरे धीरे आप लोग जान जाओगे कि आखिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे क्रिटिकल रिसोर्सेस क्या होता है, जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगर राइट टाइम पर राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो राइट डिसीजन ले पाएगा, जिससे बिजनेस में जिससे बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, और इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इंफॉर्मेशन का अरेंज करने से लेकर सही व्यक्ति को सही टाइम पर कम्युनिकेट करने से लेकर और डिसीजन मेकिंग में कैसे कैसे उसका यूज होगा, उन सब चीजों के लिए जो सिस्टम होता है, उन सब चीजों का जो सिस्टम होता है उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। और किसी भी सिस्टम में कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कई छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जो सारे एलिमेंट्स मिलकर, जैसे कि एक सिस्टम है, वो चाहे ह्यूमन का बॉडी हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, कई छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर एक साथ जब काम करते हैं किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसको सिस्टम बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से लेकर
प्रोसेस करने से लेकर राइट टाइम पर राइट पर्सन को पहुंचाने से लेकर डिसीजन मेकिंग में मदद करने तक का जो सिस्टम होता है इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं इसका पेपर में? टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर। अब हम लोग यहाँ पर मेमोरी मंत्र में कैसे कैसे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँ। मान लो कि सबसे पहले 8 चैप्टर में से सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को उठाएंगे। चैप्टर 1 को स्टडी मटेरियल से मैं सारी चीजों को आपको अच्छे तरीके से कवर करवा के दूंगा। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 स्टडी मटेरियल से हम लोग मान लो कर लिए। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल में 2 चीजें कवर करने के लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस मैनुअल में यहाँ पर आपका प्रैक्टिस मैनुअल में स्टार्टिंग में देखोगे किसी चैप्टर के समरी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? समरी दिया हुआ है। तो हम लोग उस समरी को कवर करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन और आंसर को हम लोग देखेंगे। यानी कि पहले चैप्टर 1 हम लोगों ने पीएम से स्टडी मटेरियल से कर लिया। स्टडी मटेरियल से करने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 को प्रैक्टिस मैनुअल से देखेंगे, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब ये चैप्टर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको पेपर वाइज पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पेपर वाइज, ध्यान रहे, चैप्टर वाइज नहीं। मतलब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आपको आता है वैसा ही क्वेश्चन पेपर मैं उठाऊंगा और एक एक करके मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। करीब 10 सालों का क्वेश्चन यानी कि 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 20 अटेम्प्ट का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में लिखने का तरीका क्या होगा, पॉइंट्स लिखने पर आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट लिखने के बाद उसको आप डिटेल अपने लैंग्वेज में कैसे कर सकते हो, वो सब हम लोग देखेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका के सिलेबस में तो पिछले कुछ सालों में कई सारे चेंजेस आए हैं, तो आप 10 ईयर के क्वेश्चंस कैसे करवाओगे, 10 ईयर के पास्ट ईयर के क्वेश्चन कैसे करवाओगे 10 सालों के। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आपके नवंबर 17 या उसके बाद के एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा उस क्वेश्चन को केवल मैं बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको कट कर दूंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन भी हो पाएंगे 10 सालों का पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान रहे, मैं यहाँ पर स्कैनर या फिर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोग पीएम से ही देख लेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। मैं आपको यहाँ पर पेपर वाइज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पेपर वाइज किसी साल का क्वेश्चन उठाना है, उसको उठा के पूरा सॉल्व करना है, फिर दूसरे साल का उठाना है, दूसरे अटेम्प्ट का, अगले अटेम्प्ट का, इस तरह करते करते हम लोग यहाँ पर मई 17 तक के क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। मई 17 का क्वेश्चन देखूंगा और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आते चलेगा मैं हर अटेम्प्ट का आंसर बता के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये तो रहा हमारा पढ़ने का तरीका। अब इन वीडियोस को सुनते वक्त में आपको किन किन इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है और इसके बाद मैं आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में बताऊंगा लास्ट में। इंस्ट्रक्शन आपका क्या क्या है। जिस वक्त आप इन वीडियोस को सुन रहे हो, खासकर अगर पहली बार सुन रहे हो, तो आपके सामने में स्टडी मटेरियल या फिर अगर हम लोग पीएम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल तो वो आपके सामने में खुला हुआ होना चाहिए। दूसरी बात कि आप सुनते वक्त में हेडफोन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, हेडफोन का इस्तेमाल करोगे अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बना हुआ रहेगा उससे। तीसरी बात, मैं आपको लिखने के लिए, मार्क करने के लिए या फिर अंडरलाइन करने के लिए अलग से टाइम नहीं देने वाला हूं, इसीलिए आप पॉज बटन का उपयोग करोगे। जो कुछ भी लिखना हो, मार्क करना हो या अंडरलाइन करना हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी मटेरियल या फिर प्रैक्टिस मैनुअल उसी में आप लिख लो, मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ताकि आप स्टडी मटेरियल को जब रिवाइज करने के लिए जाओ तो आपको बहुत सारी चीजें जो है अवे ही क्लियर हो जाएं, अवे ही क्लियर रहे, ठीक है। अब बात आती है इस मेमोरी मंत्र के बारे में कि इस सब्जेक्ट का नाम, इसका नाम मैंने मेमोरी मंत्र क्यों डाला है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसका सब्जेक्ट में आपको समझदारी यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा काम नहीं आती है। आपका 30% काम आता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, 70% मेमोरी ही काम आती है, जबकि अदर सब्जेक्ट में ये रेशियो उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 70% मेमोरी काम आएगी। अब मेमोरी मंत्र मैंने इसीलिए नाम डाला है क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इन वीडियोस को सुनते सुनते सारी चीजें आपको याद हो जाने वाली है, ऐसा मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करना है और मेरे ये जो फ्लैश मेमोरी मेथड है, फ्लैश मेथड का उपयोग बारीकी से करना है, मतलब पक्का से पक्का करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना है। अब बात करते हैं हम लोग इस फ्लैश मेमोरी के बारे में कि आखिर ये फ्लैश मेमोरी क्या है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी,
आखिर ये फ्लैश मेमोरी क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों आज की डेट में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबके पास स्मार्टफोन होगा। आप लोग सबके पास स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन में, हर स्मार्टफोन में एक चीज जरूर होता है, वो होता है कैमरा। ठीक है, और दूसरा, अगर आप यहाँ पर कैम स्कैनर एप्स यहाँ पर रखे हो, अगर आपके मोबाइल में कैम स्कैनर एप्स आप रखते हो, एप्लीकेशन आता है कैम स्कैनर करके, बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, गूगल प्ले से अगर आपने रखा हुआ है कैम स्कैनर, या फिर आपके फोन में कैमरा है, तो वो उससे काम आपका हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए तौर पे बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में हमारा टॉपिक है, मान लो गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। जब मैंने इसकी चर्चा करी तो मैं यहाँ पर स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें लिखूंगा। ठीक है, स्लाइड्स में जो ऑलरेडी लिखा रहेगा उसके अलावा स्लाइड्स में मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखूंगा। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, काफी शॉर्ट्स में, पूरा सेंटेंस ना लिख के मैं कीवर्ड्स लिखूंगा। जब मेरा पूरा स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएगा, कीवर्ड से भर जाएगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको डिलीट करने से पहले, मैं डिलीट करूंगा उससे पहले आपको क्या करना है, कैमरे से या तो फोटो ले लेनी है या फिर कैम स्कैनर से स्कैन कर लेना है। कैमरे से आपने फोटो ले ली या फिर कैम स्कैनर से आपको स्कैन करना है। ठीक है, अब आप इसका प्रयोग कैसे करोगे? कैमरे से आपने जो इमेज लिया है, ठीक है, या फिर जो भी आपने क्या बोलते हैं उसको, कैम स्कैनर से स्कैन किया है, जब आप रोज सुबह उठोगे, सो के जब आपकी आंख खुलेगी, आंख खुलते के साथ आप क्या चेक करते हो? फेसबुक चेक करते हो। ठीक है, जैसे आप फेसबुक चेक करते हो तो नोटिफिकेशन देखते हो, और जो जिसने अपना स्टेटस में कुछ शेयर किया है, आप उसको जल्दी जल्दी अपना उसको स्लाइड करके देखते रहते हो। ठीक है, फेसबुक को। वैसे ही आप फेसबुक को स्लाइड नहीं करोगे, और आप जो कुछ भी स्क्रीनशॉट यहां पर लिए हो या कैमरे से फोटो लिए हो, ठीक है, या फिर कैम स्कैनर से स्कैन किए हो, ठीक है, बस उसको गो थ्रू करोगे। रोज एक बार स्लाइड्स को मूव करोगे। इवन आप बस में बैठे रहोगे, फ्री टाइम में रहोगे, फोन में इसका खोलोगे और जो मेरा स्लाइड्स है उसको आप क्या करोगे? गो थ्रू करोगे, जिससे आपकी फ्लैश मेमोरी एक्टिवेट रहेगी। मैंने आपको क्या क्या बताया है सब आपको रिकॉल होते रहेगा। ऐसा आप रोज करोगे। दोस्तों यकीन मानो कि अगर आपने रोज ऐसा किया तो गारंटी मैं लेता हूं कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो होता है वो अच्छे तरीके से याद होगा। तो उम्मीद है कि आप फ्लैश मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा और भी आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप 8447689442 पर हमें कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हो। मेरी ईमेल की आईडी है casabhinavjha@gmail.com। ठीक है, @gmail.com। आप मुझे मेल करके casabhinavjha@gmail.com पर फ्लैश मेमोरी के बारे में, फ्लैश मेमोरी का आप प्रयोग कैसे करोगे, पूरी जानकारी ले सकते हो। या फिर आप हमारे वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप कॉल पे पूछ लो कि सर फ्लैश मेमोरी के बारे में बता रहे थे, ये फ्लैश मेमोरी क्या होता है, उसके बारे में हमें डिटेल में बताएं। ये और कुछ नहीं, बस आपका जो भी स्क्रीन पे है, जब मेरे लिखने के बाद, जब मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर फोटो खींच लेनी है, या कैम स्कैनर से स्कैन कर लेना है। और डेली जो कुछ भी आपने कैम स्कैनर से स्कैन किया है, फोटो लिया है या स्क्रीनशॉट लिया है, डेली एक बार उसका गो थ्रू करना है आपको, डेली पर डे, जब आप सो के उठोगे तब। और अगर आप सो के उठते वक्त में आपको ऑफिस वगैरह जाना रहता है तो सोने से पहले रात को एक बार ऐसे गो थ्रू करोगे। वो आप कभी भी कर सकते हो, टीवी देखते वक्त कर सकते हो, बस में बैठे वक्त कर सकते हो, या अदरवाइज किसी फ्री टाइम में आप अपना स्लाइड कर सकते हो स्मार्टफोन से। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से शुरू करते हैं हमारा सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का मेमोरी मंत्र। हमारा सबसे पहला चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके 8 में से 5 चैप्टर ऐसे हैं, आउट ऑफ 8 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें चैप्टर के नाम में ही इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल रिसोर्सेस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका एक क्रिटिकल रिसोर्सेस होता है। इंफॉर्मेशन एक क्रिटिकल रिसोर्सेस होता है, यानी कि आपके इंफॉर्मेशन पर ही किसी भी बिजनेस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रिटिकल रिसोर्सेस होता है। राइट टाइम पर अगर राइट
राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, राइट टाइम पर राइट पर्सन को, ठीक है, अगर राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो अच्छा डिसीजन ले पाएगा, और अगर उसने अच्छा डिसीजन लिया तो बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा, बिजनेस में सफलता मिल पाएगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिसमें कई सारे एलिमेंट्स मिलकर ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से लेकर प्रोसेस करने तक, राइट टाइम पे राइट पर्सन को पहुंचाने तक, और इवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने तक का जो सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, यहां पर हम लोग इस चैप्टर में गवर्नेंस के बारे में जानकारी लेंगे। कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, अगर आप दर्जी को अपना कपड़ा सीने के लिए देते हो तो उसको भी आप दर्जी के पास, टेलर के पास जाकर एक बार पहनकर देखते हो, यानी कि आप रिव्यू करते हो। आप वहां पर देखते हो कि कपड़ा ठीक से आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंगली दर्जी को उसमें कुछ खराबी होती तो बताते हो कि भैया इसको ठीक से आपने फिटिंग नहीं करी है, ठीक से आपने इसको नहीं सिया है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, ठीक है, जब भी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी शेयर करता है, वहां पर कंसेप्ट जन्म होता है गवर्नेंस का, ठीक है। गवर्नेंस क्या होता है? वो एक ग्रीक का वर्ड गबर से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड गबर से बना हुआ है। अब ये गबर से जो बना हुआ है इसका मतलब होता है टू स्टीयर। ऑडिटिंग में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू। इसमें आपको अगर एक लाइन में बोला जाए तो आप क्या बोलोगे कि भाई जब एक सीए का काम सीए रिव्यू करता है तो उसको पीयर रिव्यू बोलते हैं। टेक्निकली आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? जब पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग मतलब आपके बराबरी के लोग आपके काम को रिव्यू करते हैं तो उसको पीयर रिव्यू बोला जाता है, तो पीयर रिव्यू, ठीक है। इसी तरह स्टीयर रिव्यू होता है। तो गवर्नेंस जो होता है ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ होता है, उसका मतलब होता है टू स्टीयर। टू स्टीयर मतलब किसी का मार्गदर्शन करना। मतलब क्या होता है, जब आप मान लो कोई भी एंटरप्राइज है, मान लो एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी हम लोग मान के चल रहे हैं। अब इस कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है। किसी भी कंपनी में स्टेक होल्डर्स लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो कोई कंपनी है जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स लोग हैं, ठीक है, और अदर स्टेक होल्डर लोग हैं। अब ये लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, जो शेयर होल्डर लोग अपना पैसा लगा रहे हैं इस कंपनी को, कंपनी से गवर्नमेंट को भी टैक्स वगैरह मिलना है, ठीक है। तो कंपनी का भी हित जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिनका जिनका हित जुड़ा हुआ है, जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं या फिर अदरवाइज जिनका जिनका हित जुड़ा हुआ है, उन सबको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं स्टेक होल्डर। उन लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर के नाम से पुकारते हैं। तो इन स्टेक होल्डर लोगों को कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वैल्यू डिलीवर करें, ठीक है, वैल्यू डिलीवर करें। अब जहां तक बात करते हैं कि वैल्यू डिलीवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डिलीवर करने के लिए कंपनी को अपना काम ठीक ढंग से करना पड़ेगा, अपना काम प्रॉपर मैनर में करना पड़ेगा। अब प्रॉपर मैनर में करने के लिए इन लोगों का प्रॉपर मैनर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए गवर्नेंस लगाना जरूरी है, यानी कि रिव्यू करने का मीन्स एंड मैकेनिज्म लगाना जरूरी है। तो गवर्नेंस जो है ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। इसमें क्या होता है, अब यहां तक हम लोग बात करते हैं कि डिफिनेशन के बारे में आपको थोड़ी देर में चर्चा मिलेगी। अभी हम लोग चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वापस से हम लोग चीजों को देखने जा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखना। मैं चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, अभी फिलहाल चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर ये गवर्नेंस एक नया टर्म है जो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार गब्बर सिंह था ना, गब्बर सिंह, ठीक है, गब्बर सिंह, शोले वाला आपका गब्बर सिंह, वो ग्रीक गया था। वो कहां पर गया था? वो ग्रीक गया था, भाग के वो चला गया था ग्रीक, ठीक है। ग्रीक में वो, इसका नाम क्या था? गब्बर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये अभिनव झा की अनोखी कक्षा है, जो भी मैं बोलूंगा बस उसी को आपको मान लेना, ऐसा है। गब्बर का स्पेलिंग यही है, गब्बर नहीं है, गब्बर है, ठीक है। तो ग्रीक के वर्ड गब्बर से बना हुआ है। एक बार ये गब्बर सिंह क्या किया, वो ग्रीक गया। ग्रीक जाने के बाद वो स्टेयर्स पे चढ़ा, सीढ़ियों पे चढ़ा। स्टेयर्स को हम लोग स्टीयर लिखेंगे, ठीक है। सीढ़ियों पे चढ़ा, सीढ़ियों पे चढ़ के एक बिल्डिंग पे चला गया, और वो बिल्डिंग पे जब गया तो वहां पर एक आदमी जो था वो ईडीएम चिल्लाते चिल्लाते जंप कर गया, और नीचे वो झांका जब गब्बर सिंह ने तो वो मर चुका था। अब ये गब्बर सिंह को मीन्स एंड मैकेनिज्म समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मीन्स एंड मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि वो आदमी आखिर कूद क्यों गया,
ठीक है, तो मीन्स एंड मैकेनिज्म समझ में नहीं आया। तो ग्रीक के गबर वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। ठीक है, टू स्टीयर असल में क्या होता है, असल में गवर्नेंस में स्टेक होल्डर लोगों को, किन लोगों को, स्टेक होल्डर लोगों को मीन्स एंड मैकेनिज्म दिए जाते हैं ताकि वो जो उनके इंटरप्राइज हैं, ठीक है, इंटरप्राइज हैं, उसके काम को इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, इवेल्युएट कर सकें, और इवेल्युएट करने के बाद जो कुछ भी खामियां नजर आती हैं या फिर तरक्की के लिए या फिर ग्रोथ के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दे सके और उनके डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस बात को मॉनिटर कर सके वो स्टेक होल्डर लोग। तो गवर्नेंस का मतलब स्टेक होल्डर लोगों को ऐसा मीन्स एंड मैकेनिज्म देना जिससे वो लोग तीन काम कर सके, इवेल्युएट कर सकें, डायरेक्शन सेट कर सकें और उनके डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को मॉनिटर कर सकें। तो गवर्नेंस एक मीन्स एंड मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मीन्स एंड मैकेनिज्म देता है, स्टेक होल्डर लोगों को मुख्य तौर पे देता है। स्टेक होल्डर लोग उस मीन्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स लोगों को, उससे वो लोग क्या कर पाते हैं, इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर कर पाते हैं। तो यहां पर आपको दो बातें पक्का से याद रखनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, एक गबर, ठीक है, ग्रीक वर्ड गबर, अभी देखो मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट कहां पे लेना है। इसका मतलब होता है टू स्टीयर। ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्टीयर। इसमें हमने क्या देखा, मीन्स एंड मैकेनिज्म, किसको, तो स्टेक होल्डर लोगों को, ताकि वो क्या कर सके, तो इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया जिसमें आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको रखनी है अकाउंटेबिलिटी शेयर। जहां पर अकाउंटेबिलिटी शेयर की जाती है वहां पर क्या होता है, गवर्नेंस का जन्म होता है। अब देखो इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दो बातें आपको पक्का से पक्का लिखनी है जब भी आप गवर्नेंस के बारे में बता रहे हो। पहली बात ये वाली गब्बर सिंह वाली कहानी, और दूसरी बात कि जहां पर अकाउंटेबिलिटी शेयर की जाती है, ठीक है, वहां पर गवर्नेंस का जन्म होता है। तीसरी बात आप लिख सकते हो कि जनरली जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, जनरली मैंने बोला, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नेंस के लिए। जनरली सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं वो गवर्नेंस का पालन हो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब हम लोग गवर्नेंस के बारे में और भी चर्चा करेंगे, इनके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में जानेंगे। चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर के नाम पर ही मैंने इतनी बातें आपको बता दी। और मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट क्या होता है ये तो आपको ऐसे ही पता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है आपने 12th में पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा 12th में। मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, तो डायरेक्शन होता है, कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, स्टाफिंग होता है यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। यहाँ पर गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में भी हम लोग मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट टर्म को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये गवर्नेंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। गवर्नेंस अगर नहीं हुआ तो सब कुछ जो है डायरेक्शन गलत दिशा में जा सकता है। मतलब गवर्नेंस की जरूरत होती है, सबसे पहले जरूरत होती है स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करने के लिए। क्यों, तो वैल्यू डिलीवर, ताकि स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर की जा सके। ठीक है, बिजनेस वैल्यू डिलीवर की जा सके। ठीक है, दूसरा कि ऑब्जेक्ट को पाया जा सके, ऑब्जेक्ट्स पाया जा सके। ठीक है, आप एक मेंटेन किया जा सके, क्या चीज मेंटेन किया जा सके वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मेंटेन किया जा सके। ठीक है, TRAI। ठीक है, तो T का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी, R का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, A का मतलब हो गया अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, जो भी एक्सटर्नल हो या इंटरनल लोग हैं, ऑडिटर वगैरह का इंडिपेंडेंस आपको जरूरी होता है, आपको पता ही है। तो मेंटेन किया जा सके ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस, यानी कि ट्राई की रिपोर्टिंग की जाती है। गवर्नेंस में ट्राई की रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखो, मैं जब बीपी लिखूंगा इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर नहीं, इसका समझ में आपका बिजनेस प्रोसेस होगा, बिजनेस प्रोसेस होगा। जब मैं बीओ लिखूंगा तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, मैं बता भी दूंगा लेकिन मैं शॉर्टकट्स का यूज करूंगा क्योंकि डिटेल में नहीं लिख सकता। और जहां तक बात करते हैं
कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपके पेन को बारीक बारीक वाला भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह जब आप लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से मैं पेन बारीक वाला यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये कितना पतला वाला है, वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटा वाला ही यूज कर रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो वाइड गवर्नेंस हम लोगों ने देखा, इसमें 3 रीजन हम लोगों ने मुख्य तौर पर देखे। स्टेक होल्डर लोगों को, ठीक है, वैल्यू डिलीवर हो सके, वैल्यू डिलीवर। दूसरा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है वो सही दिशा में रहे, ऑप्टिमम मैनर में आप आईटी वगैरह का इस्तेमाल कर पाओ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाया जा सके। ठीक है, और तीसरा कि ट्राई मेंटेन रहे, TRAI, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपना अपना निभाए, अकाउंटेबिलिटी सब अपना अपना निभाए, और इंडिपेंडेंस रहे जो भी ऑडिटर वगैरह होते हैं उन लोगों के। तो इन सब के लिए, इन सबको जो एक फ्रेमवर्क में बांध कर रखता है, उनका जो पालन करवा के रखता है, उसको हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं। इसीलिए गवर्नेंस की आवश्यकता जरूरी है। अब जहां तक गवर्नेंस के मीनिंग की बात करते हैं तो हम लोगों ने गब्बर सिंह की स्टोरी देखी थी कि गवर्नेंस जो होता है वो ग्रीक के वर्ड, डेफिनेशन है ये, आपको ध्यान रखना है, ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है। गबर का मतलब टू स्टीयर होता है, टू स्टीयर। देखो जहां जहां आपको लगेगा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, खुद से भी ले लेना, हर बार मैं नहीं बताऊंगा। गबर ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। टू स्टीयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मीन्स एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, एम एंड प्रोवाइड करना, ताकि स्टेक होल्डर लोग इवेल्युएट कर सके काम को, डायरेक्शन सेट कर सके अकॉर्डिंगली, उनके डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को मॉनिटर कर सके। अब हम लोग कुछ बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अपने देश में। ठीक है, अंबानी टाइप के, कुमार मंगलम बिरला टाइप के, ठीक है, और भी कई सारे बिजनेसमैन हैं जिसके बारे में कमिटी अलग अलग बनती है, हम उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन का, ठीक है, टाटा बिरला टाइप के, ठीक है, या फिर जे ईरानी, या फिर आपका कुमार मंगलम बिरला, इन लोगों की तरह जो है वो बिजनेस है। ठीक है, या फिर अंबानी लोगों की तरह बिजनेस है। इसका जो बिजनेस एम्पायर पूरा होता है उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज के नाम से बुलाएंगे। अब जहां तक बात करते हैं कि भाई इस इंटरप्राइज में लाखों लोग काम करते हैं, कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, कई तरह का ट्रांजैक्शन होता है, कई तरह की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो अपने इंटरप्राइज लेवल पर अपने काम को ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, गवर्नेंस करना चाहते हैं। ठीक है, अपने इंटरप्राइज लेवल पर जब अपने काम को ये लोग गवर्नेंस लगाना चाहते हैं तो उसको ऑब्वियसली इंटरप्राइज गवर्नेंस के नाम से बुलाएंगे। मतलब वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें नियमावली बनाते हैं, नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह वगैरह जो भी आप बोल सकते हो, वो सारी चीजें बनाते हैं। मतलब इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या हुआ, रूल्स, नॉर्म्स और एक्शन। ठीक है, जो भी आपके रूल्स होंगे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रूल्स बनाए, नॉर्म्स बनाए, एक्शन। ठीक है, तो रूल्स, नॉर्म्स और एक्शन, इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग गवर्नेंस बोलेंगे। मतलब प्रॉपर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, लॉ और कानून जितने भी होते हैं उनका पालन करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी इनके एग्रीमेंट है, इंटरनल लॉ और एक्सटर्नल लॉ सबका पालन करते हुए, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपने काम को कर पाए, इसकी वजह से एक गवर्नेंस सिस्टम लगाते हैं, उसको इंटरप्राइज गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखते हो आप लोग, कई इंटरप्राइज जो होती है उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ आता है। अगर पब्लिक का पैसा नहीं भी लगा हुआ होता फिर भी टैक्स वगैरह के माध्यम से पब्लिक का हित तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। इसलिए कई सारे कानून होते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पे कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। ठीक है, ये आपको बोलता है कि भाई ऑडिट कमेटी बनाओ, तो आपका रेम्यूनरेशन कमेटी बनाओ, ठीक है, तो अदर कमेटी बनाओ। ठीक है, तो ये सब जो कानून है वो क्यों है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये कानून होता है, इसलिए इसको बोलेंगे जो लॉ एंड रेगुलेशन आपको जबरदस्ती करने के लिए बोलता है, गवर्नेंस करने के लिए अगर लॉ रेगुलेशन आपको बोलता है तो वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाएगा। लेकिन खुद की सुविधा के लिए आपने बनाया है, खुद आपका बिजनेस अच्छे से हो पाए तो वो इंटरप्राइज गवर्नेंस कहलाएगा। इसी इंटरप्राइज गवर्नेंस में आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी समा जाएगा, इसी
इंटरप्राइज गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी समा जाएगा। हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे कि भाई इंटरप्राइज गवर्नेंस का सबसेट होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरप्राइज गवर्नेंस का सबसेट होता है। जब हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में चर्चा करेंगे तब, अभी सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ठीक है। तो इंटरप्राइज के लिए, इंटरप्राइज में क्या हो गया, गवर्नेंस का पालन करना है, ठीक है। तो रूल्स, नॉर्म्स और एक्शन का स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस जो होता है वो गवर्नेंस कहलाता है। जब ये गवर्नेंस इंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है तो इसको इंटरप्राइज गवर्नेंस कहा जाएगा, ठीक है। बिजनेस में जब इंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है तो उसको इंटरप्राइज गवर्नेंस कहा जाएगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको पता है कि जो ड्राफ्टिंग करते हैं, जो भी आप लॉ वगैरह पढ़ते हैं उसका ड्राफ्टिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो लोग यूपीएससी क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। यूपीएससी क्वालिफाई करके अपने अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। जैसे रेवेन्यू वाले होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह को आपको ड्राफ्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब वो ड्राफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, ड्राफ्ट करने के लिए वो लोग कई सारे रिपोर्ट्स की स्टडी करते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना उसके रिपोर्ट की स्टडी करते हैं। ये रिपोर्ट सरकार के पास कहाँ से आता है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, बड़ी बड़ी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उन लोगों की वो कमिटी बनाते हैं और उनसे रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग नाम जानेंगे अभी, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कुछ बातें यहाँ पर। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि जो रिपोर्ट्स, ये सारी जो रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, मान लो कि आप जे ईरानी का रिपोर्ट पढ़ोगे, ठीक है, या फिर बिरला कमेटी रिपोर्ट पढ़ोगे, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, ठीक है। तो उन सबको रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको लगेगा कि जैसे कि आपने कंपनीज एक्ट 2013 की बहुत सारी बातें, जो सेक्शन की बातें हैं वो चुराई गई है वहां से। जैसे अगर मान लो कि डायरेक्टर जो होगा, ठीक है, डायरेक्टर लोगों की जो कमेटी आप बना रहे हो, वो कमेटी में डायरेक्टर लोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका रेम्युनरेशन इतना होना चाहिए, कंपनी में उसका इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, इतने के वो शेयर होल्डर होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिमिट वगैरह सब आपका दिया गया है। तो वो रिपोर्ट में आप जब पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये सब तो मैंने पहले से कंपनीज लॉ में देख के रखा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 और कुछ नहीं है। इन लोगों ने जो यूपीएससी क्वालिफाई करके ड्राफ्ट करा है, इन लोगों ने, उन लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट पढ़े हैं और साथ साथ जो भी मार्केट में आज के डेट में चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अपडेट किया है। प्लस कुछ जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वो अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हुए वो लोग ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड लोग, ठीक है। तो गवर्नेंस जो शब्द होता है यूपीएससी की, अगर आप तैयारी करोगे आगे चल के सीए होने के बाद, ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी करोगे, जिसने क्या होगा उससे आप पूछ सकते हो, खासकर इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेके, उसमें यहाँ पर कौटिल्य के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र के निर्माता जिसको बोला जाता है कौटिल्य, इन्हीं का नाम चाणक्य भी था और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है। बिहार के ये नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के निर्माता कौटिल्य ने सबसे पहले गवर्नेंस यानी कि शासन प्रणाली शब्द का उपयोग किया है। शासन प्रणाली में इन्होंने 4 स्तंभ बताए थे, 4 स्तंभ बताए थे, यानी कि 4 पिलर्स बताए थे गवर्नेंस के लिए, किसी भी किंग को गवर्नेंस के लिए। खैर ये आपका सब्जेक्ट नहीं है चर्चा करने का, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी नहीं दूंगा कि 4 पिलर्स क्या क्या थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। कुछ कमिटी रिपोर्ट्स का नाम हम लोग देखते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं उसको जो है इनवाइट करते हैं सरकार लोग, ठीक है, या फिर कंपनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स वगैरह सब होती है, या अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, ठीक है, तो वो लोग इनवाइट करते हैं और वो लोग उन लोगों से रिपोर्ट मांगते हैं कि भैया हमें इस पार्टिकुलर सब चीज के लिए, गवर्नेंस करने के लिए हम लोगों को नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो प्लीज आप उसमें हमारी हेल्प करो। तो इन लोगों ने जो अपने अपने इंटरप्राइज के लिए जिन लोगों ने पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, स्टैंडर्ड बनाया होता है, या फिर रूल्स नॉर्म्स, या आपका जो एक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस बनाया होता है, उसके बेसिस पर ये लोग अपना रिपोर्ट देते हैं, जिसको बाद में अगर आईएएस लोगों को, मतलब सॉरी यूपीएससी क्वालिफाइड लोगों को अच्छा लगता है तो वो कंसिडर करते हैं, ड्राफ्टिंग में अपना कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट्स का नाम केवल हम लोग जानते हैं। कैडबरी रिपोर्ट, कैडबरी रिपोर्ट 1992 में दिया गया था, द कैडबरी रिपोर्ट। तो देखो इसी को एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक बोलते हैं। ये कैडबरी चॉकलेट में डूबा हुआ आदमी है ना, तो ये इसको देख के आप याद रख सकते हो, कैडबरी रिपोर्ट था, ठीक है। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की होगी तो उसमें ये सारे रिपोर्ट्स के बारे में आपने देखा होगा, डिस्कशन देखा होगा, वहां पर दिया गया है। तो ये कैडबरी रिपोर्ट 1992 में दिया गया था। दूसरा आपका होता है कि ग्रीन बरी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का इस तरह का चॉकलेट इंडिया में तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, एसोसिएट करना है। एसोसिएशन मेथड को आप लोग यहाँ पर कनेक्शन मेथड भी बोल सकते हो, या फिर लिंक मेथड या फिर चेन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक या फिर लिंक मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक, ठीक है। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके इस मेमोरी टेक्निक के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। ये काफी कारगर मेमोरी टेक्निक है। कई सारे लोग जैसे कि वीरेंद्र मेहता, ठीक है,
तो ये वीरेंद्र मेहता भी आप गूगल में सर्च कर सकते हो, वीरेंद्र मेहता की मेमोरी टेक्निक की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है वीरेंद्र मेहता, ठीक है। तो वो आप सर्च कर सकते हो गूगल में, उनको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, क्योंकि वो इंडिया के सबसे हाईएस्ट मेमोरी पावर रखने वाले इंसान है आज के डेट में। विनोद गुप्ता नहीं, वीरेंद्र मेहता। इसकी बुक आती है और इनका क्लास भी होता है मेमोरी टेक्निक का, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। तो ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995 में आया था। दूसरा आता है आपका हैम्पल रिपोर्ट, तीसरा हैम्पल रिपोर्ट। तो टेम्पल से हम लोगों ने हैम्पल देख लिया। हैम्पल रिपोर्ट 1999 में दिया गया था। उसके बाद आता है आपका कुमार मंगलम बिरला कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी आता है, ठीक है। उसके बाद नरेश चंद्रा कमेटी, जे ईरानी कमेटी, ये सब कुछ कमेटी के नाम मैंने आपको बताया। एनआर नारायण मूर्ति कमेटी हो गया, जे ईरानी कमेटी हो गया, ठीक है। जे ईरानी कमेटी ने कंपनी लॉ पे अपना रिपोर्ट दिया था, डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने। तो जैसा कि एक्सपर्ट लोगों की ओपिनियन को लेकर फिर इन लोगों ने लॉ वगैरह का ड्राफ्ट करते हैं। जब आप अपने खुद का, ठीक है, खुद का यहाँ पर क्या होता है, देखो ये पूरा का पूरा इंटरप्राइज गवर्नेंस है। मैं शॉर्ट में इसको इजी लिख रहा हूँ, इंटरप्राइज गवर्नेंस है। इसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो कुछ हिस्सा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हो गया, और बाकी हिस्सा खुद के लिए आपने जो भी इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन बनाया है, प्लस लॉ एंड रेगुलेशन को जो पालन करना है, ठीक है, जो कि आपको बाउंड किया गया है, कानूनी तौर पे आपको पालन करना है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाएगा। और ये बाकी पूरा ओवरऑल कहलाएगा इंटरप्राइज गवर्नेंस, बाकी पूरा ओवरऑल इंटरप्राइज गवर्नेंस कहलाएगा। फिलहाल इतना ही। बाकी आईटी गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, बिजनेस गवर्नेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही जान लो कि पूरा इंटरप्राइज का गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सबसेट होता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, जैसे कंपनीज लॉ आपको बोलती है, कंपनीज लॉ 1953 आपकी कंपनी पे वो क्या अधिकार रखती है, आपकी कंपनी पे वो जो बोलती है भैया तुम डायरेक्टर का कमेटी बनाओ, वो कैसे बोलती है, ठीक है, रेम्यूनरेशन कमेटी बनाओ, नॉमिनी कमेटी बनाओ, ठीक है, ठीक है, स्टेक होल्डर कमेटी बनाओ, ये कमेटी बनाओ, उस कमेटी में ऐसे मेंबर होने चाहिए, ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, उसकी रेम्यूनरेशन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो नियम कानून बताने। और ये कंपनी जाके वाले होते कौन है, क्योंकि ये कानून ने इनको अधिकार दिया है कि आप गवर्नेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये लॉ एंड रेगुलेशन बना सकते हो, तो वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड फॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड फॉर्म करने के लिए बताया। काफी डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कशन करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रख, एक बात आपको पक्का से पक्का ध्यान रखना है, जो आपका गवर्नेंस होता है उसमें ये ट्राई की रिपोर्टिंग की जाती है, कई प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है। कितने प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है। TRAI, जैसा कि मैंने आपको बोला, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब हम लोग जो कुछ भी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो स्टडी मेटेरियल के हिसाब से देखेंगे चर्चा। अगले वीडियो में मैं आपको स्टडी मेटेरियल में क्या क्या बताया गया है, एक एक टॉपिक मैं उठाते चला जाऊंगा स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर में, उसी सीरियल में, और उसको कवर करते चला जाऊंगा। ये सारी चीजें जो अब तक मैं बता रहा था आपको, वो मैं सिर्फ इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का बैकग्राउंड फॉर्म कर रहा था, और आपको इसके बारे में एक आइडिया दे रहा था कि गवर्नेंस आपको अच्छे तरीके से आखिर समझ में आ जाए कि होता क्या है। तब हम लोग कई तरह के गवर्नेंस यहाँ पर देखेंगे और कई अदर बातें भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।